हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेशम एजुकेशनल सोसाइटी। तो ये हमारा वेक्टर का पार्ट 5 है, वेक्टर क्लास 12 का। ओके, ये पार्ट 5 वीडियो है जिसमें हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। और सिर्फ हमारे पास अभी दो ही टॉपिक बाकी है। देखते हैं इस वीडियो में दोनों टॉपिक कवर कर देते हैं। एक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और दूसरा है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, कोशिश करेंगे कि दोनों आज वेक्टर को खत्म कर दे इस पार्ट में। यदि नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। ठीक है, लेकिन कोशिश रहेगा इसमें खत्म करने का। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? तो सिंपल समझ लो कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। यदि कुछ इस तरीके से लिखा रहा है ए डॉट बी क्रॉस सी, ये तीनों वेक्टर है, ए बी सी वेक्टर है, इसको जानते हो क्या बोलेंगे? एस टी पी यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। यही चीज है। तो एस टी पी किसको बोलते हैं? ए डॉट बी क्रॉस सी, यही होता है एस टी पी। यहां तक क्लियर है? लेकिन आगे अभी ये समझ में आ रहा है कि जैसे कि हमें एस टी पी फाइंड करने के लिए बोल दे, वो चीज़ हम बाद में देखेंगे कि एस टी पी कहाँ यूज होता है, क्या है। ठीक है, पहले उसके मीनिंग को समझते हैं। एस टी पी को कहाँ से निकलेगा, कैसे फाइंड होगा। तो एस टी पी तो समझ में आ गया कि एस टी पी क्या है। ए डॉट बी क्रॉस सी है। एस टी पी क्या है? ए डॉट बी क्रॉस सी, ये एस टी पी होता है। तो इसको फाइंड कैसे करेंगे हम? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि यदि हम इसको फाइंड कैसे करेंगे। यदि मान के चलो कि कहीं यूज ही इसका आ गया, कहीं कुछ भी आ गया, या सिंपल सिंपल हमें वैल्यू दे दे वेक्टर ए का, वेक्टर बी का, वेक्टर सी, हमें क्या है गिवन हो। ठीक है, तीनों वेक्टर गिवन हो और हमसे बोल दे कि फाइंड करो ये चीज, फाइंड ये, तो कैसे करेंगे? तो नॉर्मल तो पहला स्टेप तो यही दिमाग में आता है कि इसका सॉल्यूशन देखेंगे पहले कि ए डॉट बी क्रॉस सी को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके थ्रू पहले समझते हैं। ठीक है ना, कि इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करना है भाई? ए डॉट बी क्रॉस सी को। तो एक क्वेश्चन ले लो, जैसे कि इफ वेक्टर ए मान लो कुछ अपने से आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले लेना, बस समझना है। वेक्टर बी हमारे पास ले लो 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, कुछ इस तरीके से है। एंड वेक्टर सी है कुछ माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। और हम सीधा बोल दिए कि फाइंड वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी। तो यहां तो अभी तो मान के चलो कि इस क्वेश्चन को यदि हम एस टी पी नहीं भी पढ़ाए होते, ये तुम्हें एस टी पी का नाम नहीं दिया रहता मैं, तब फाइंड करने के लिए बोल देते तो भाई तुम्हें डॉट और क्रॉस आता है, तब तुम क्या करते? अभी तो हम एस टी पी का सिर्फ नाम लिए हैं। अभी इस चीज को भूल जाओ, ये जो है ना, इसको अभी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तुम्हें इस क्वेश्चन यदि दे देते ये क्वेश्चन, तो तुम इस क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करते, किस तरीके से सॉल्व करते। ठीक है, उस चीज को देखते हैं। पहले तुम क्या करते? यदि इससे तुम सॉल्व करना होता, तो ये सबको आता है। ठीक है, तुम पहला स्टेप में क्या करते? तुम स्टेप 1 में क्या करते? पहले बी क्रॉस सी निकालते, है कि नहीं? बी क्रॉस सी निकालते, कैसे निकालते भाई? तो बी क्रॉस सी कुछ इस तरीके से निकालते, आई जे और के, है ना। और आई बी का जो है कोफिशियंट लिखते 2 माइनस 3 और 1, और सी का लिखते कोफिशियंट -1 1 और -2, इस तरीके से। उसके बाद ये तो सॉल्व करने आता है सबको। और स्टेप 2 में तुम क्या करते? मान के चलो कि इसका जो वैल्यू आया कुछ वेक्टर, ये तो वैल्यू वेक्टर ही आएगा, इसका वैल्यू मान के चलो कोई वेक्टर के आया या वेक्टर पी, क्या आया? वेक्टर पी आया। तो तुम स्टेप 2 में क्या करते? ए डॉट वेक्टर पी। बात क्लियर है कि नहीं? ये हम मान लिए, लेट कर लो। ठीक है, मान लिए कि इसका सॉल्यूशन जो आया वेक्टर आया, कोई वेक्टर आया, वो वेक्टर पी है। तुम ए डॉट पी करते, है कि नहीं? यहां से फाइनल आंसर। तो यदि मान के चलो कि इतना लंबा लंबा प्रोसेस करते, तो हमें इतना बड़ा काम नहीं करना है। ठीक है, इसका सॉल्व करने का काफी इजी तरीका है, और वो क्या है समझना। ये तो तुम यदि नॉर्मल तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, तुम इस तरीके से सॉल्व करते इन 2 स्टेप में। ठीक है, पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालते, उसके बाद उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते। लेकिन अब तुम एस टी पी पढ़ने के बाद, है ना, कि एस टी पी को किस तरीके से सॉल्व करते, ओपन करते हैं उसको,
तुम डायरेक्ट एक लाइन में आंसर निकाल दोगे। कैसे? तो मान के चलो तुम्हें एक छोटा सा नोट लिखवा देते हैं, ठीक है ना, कि इफ वेक्टर ए जो है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप है ना, वेक्टर बी जो है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप है, वेक्टर सी भी इसी तरीके से c1 i कैप प्लस c2 j कैप है प्लस 3 k कैप है। तो हम तुमसे बोल देते कि देन a डॉट b क्रॉस सी क्या होगा। ठीक है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना था, बस आई जे कैप, आई और जे के कैप की जगह पे ना a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3। बस क्या डिफरेंस है कि i की जगह पर क्या है a1 है, j की जगह पर क्या है a2 है और k की जगह पर क्या है a3 है। बाकी सॉल्यूशन भी सेम एज जैसे हम करते हैं ना नॉर्मल, जैसे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं ना, इसका सॉल्यूशन उसी तरीके से हम इसका सॉल्यूशन भी करेंगे। बस जहां i रखेंगे वहां a1 रख देंगे, जहां i रखना था इसमें वहां a1 रख देंगे, जहां j रखना है, जैसे कि j को सबको पता है कि माइनस j लिखते हैं, तो माइनस j नहीं लिख करके हम क्या लिखेंगे माइनस a2, उसके बाद जो भी होगा ब्रैकेट में प्लस a3 जो भी होगा ब्रैकेट में से, फिर इसके पहले जैसे ब्रैकेट में कुछ होगा इधर होगा a1। इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, ठीक है ना। तो यहां तक सबको क्लियर है, तो इसको तुम अच्छे से नोट कर लो, है ना, अच्छे से नोट कर लो तुम। क्वेश्चन देखेंगे तब उसका सॉल्यूशन एक बार देख लेंगे, एक बार देख लोगे ऐसे तो समझ में आ गया होगा सबको कि बस आई जे के की जगह पर यहाँ पे a1 a2 a3 है, बाकी तो नॉर्मल ऐसे ही सॉल्व होगा, है ना। तो चलो इसीलिए क्वेश्चन लेते हैं, पहले एक क्वेश्चन लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन हम लिखते हैं, ये क्वेश्चन रहा हमारे पास, इसमें वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी गिवन है और देखो एक स्टेटमेंट ये गिवन है, ये वाला, ये क्या है एसटीपी है ना, एसटीपी 50 दिया है, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन, यानी ए बी सी का एसटीपी दिया है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का एसटीपी दे रखा है और उस एसटीपी का वैल्यू कितना है 50 है। हमसे पूछा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया, इतना समझ लो कि हमें इस क्वेश्चन में एसटीपी का यूज करवा के अल्फा निकलवाना चाहता है, ठीक है। उसके बाद जब अल्फा आ जाएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी पता है, तो प्रोजेक्शन निकालना कौन सी बड़ी बात है। जब वेक्टर ए का बी पर प्रोजेक्शन निकालना होता है तो क्या होता है, क्या होता है ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, जिस पर निकालना होता है, यही तो होता है प्रोजेक्शन। तो जब भाई वेक्टर ए पता हो जाए, क्योंकि वेक्टर ए में अल्फा है जो कि नहीं पता है हमें, ओके, पहले अल्फा निकालेंगे। अल्फा कहाँ से निकालेंगे, एसटीपी वाले से। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 50 दे रखा है, तो ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होता है, यानी ए बी सी तीनों का क्या है एसटीपी है। तो इसको कैसे फाइंड करते हैं, जो कि अभी हम नोट में लिखवाए थे, इस फॉर्मेट में लिखना होगा हमें। तो इस फॉर्मेट में लिखने के लिए वेक्टर क्या है अल्फा है, फिर -1 है, फिर 2 है, फिर वेक्टर बी क्या है 3 1 -1, फिर वेक्टर सी क्या है -1 2 1, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है 50 है, ओके। अच्छा इसको भी इरेज कर देते हैं, है ना, इसकी वैल्यू कितनी है 50 है। भाई इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अभी क्या बताएं, जैसे कि आई जे के की जगह पर क्या है यहाँ पे अल्फा -1 ये है, तो हम देखो हम क्या करते हैं कि एक रो को लेते हैं, जिससे जो रो होता है, और एक कॉलम को, ठीक। तो पहले अल्फा की बात करेंगे हम, किसका बात करेंगे हम अल्फा का। तो हमारे पास अल्फा है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 1 1 जब 1 माइनस और ये -2 यानी +2। फिर उसी तरीके से क्या होगा, इसको थोड़ा रखते हैं ऐसे कि दिखे हमें, ये -1 है, फिर ये आ जाएगा इस पर, होगा ना,
तो इधर आया तो इस बार क्या होगा, -1 तो पहले से है, तो माइनस ऑफ -1 होगा, डेट इज +1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस के साथ ये होता है, बीच वाला माइनस के साथ आता है। तो अब मल्टीप्लिकेशन इसके और इसके बीच में होगा, तो क्या हो जाएगा 3 -1 इंटू -1 +1। ठीक, खत्म इसकी कहानी। सेम उसी तरीके से ये वाला आ जाएगा इसके ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, के वाला में क्या है 2 है, तो प्लस के साथ 2 होता है, फिर इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो 3 2 6 माइनस और -1 इंटू 1 -1, तो -1 कितना हो जाएगा +1 होगा। इसका वैल्यू कितना है 50 है। चलो जी, हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो 3 अल्फा, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको हम क्या कर दिए, यहीं प्लस कर देते हैं, ये तो प्लस हो गया। मैं और 3 - 1 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा +2, और प्लस 6 1 7 7 2 14 इक्वल टू 50। 3 अल्फा प्लस 16 इज इक्वल टू 50, तो 3 अल्फा इक्वल टू 50 - 16, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 - 16/3, तो क्या होगा ये, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4 3 34/3। ये किसका वैल्यू हो गया, अल्फा का वैल्यू हो गया 34/3। अब भाई अल्फा निकल गया, तो इस वेक्टर, अब तो अल्फा निकल गया, तो अब वेक्टर ए हम क्या बोल सकते हैं, वेक्टर ए हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा 34/3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास, यानी कि अल्फा तो हमारा आ गया ये, और वेक्टर बी भी हमें पता है ये, तो ए का बी पर प्रोजेक्शन नहीं हो जाएगा, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी क्या हो जाएगा, तो ए डॉट बी दोनों का डॉट प्रोडक्ट बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ए डॉट बी क्या हो जाएगा 34/3 इंटू 3 है ना, माइनस हो जाएगा। ठीक है, -1 और ये माइनस के और यहाँ +2k, डेट इज -2, और नीचे में मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा अंडर रूट में वेक्टर बी का 9 + 1 + 1, सॉल्व कर लो, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वेक्टर, मतलब कि जो भी एसटीपी होता है, किसी भी वेक्टर का एसटीपी दे रखा है उसको सॉल्व करते हैं। अब आते हैं एसटीपी के प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक है, एसटीपी के प्रॉपर्टीज के ऊपर तो क्या देखने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एक एक करके प्रॉपर्टी देखते हैं इसका। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें जो आता है ना, इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही है कि जैसे भाई हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम जनरली देखे हैं कि जैसे वेक्टर ए दे रखा है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, उसी तरीके से सिमिलरली वेक्टर बी भी दे रखा होता है, जैसे ये वाला सेम पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ठीक है ना, तो यही वाला पॉइंट है, एक साथ कर देते हैं। तो हमें फाइनली कोई बोले कि तुम ए डॉट बी क्रॉस सी फाइंड करो, तो तुम कैसे करते हो भाई, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये एक प्रॉपर्टी है इसका। दूसरा प्रॉपर्टी देख लो ना कि जैसे कि A डॉट बी क्रॉस सी को डिनोट करने में थोड़ा सा लेंदी डिनोशन लग रहा है, इसलिए हम इसको इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। ये बिग ब्रैकेट है, ठीक है, उसके अंदर में थोड़े थोड़े स्पेस पर तीनों को लिख दिए। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी, यदि हम इसको साइक्लिक ऑर्डर में लिखें, यानी कि ए बी सी, तो इसका मतलब क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये इसका इक्वल होता है
ये इक्वल होता है, यदि हम साइक्लिक ऑर्डर में इसको लिख दें, इसको हम यदि साइक्लिक ऑर्डर बी सी और ए, ठीक है, यानी कि बी डॉट सी क्रॉस ए। फिर इसको एक बार और लिख सकते हैं सी डॉट ए क्रॉस बी, ठीक है। तो सबका वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है, सबका वैल्यू क्या है, सेम है, साइक्लिक वे में चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, फोर्थ प्रॉपर्टी बोलता है कि यदि हम वेक्टर ए में m से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना, वेक्टर बी में हम n से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, वेक्टर सी में p से मान लो मल्टीप्लाई कर दिए, कुछ इस तरीके से है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके पूरा, है ना, जो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम इसको बाहर निकाल के m इंटू n इंटू पी करके और सिंपली ए बी सी का हम डिटर्मिनेंट यानी कि ए डॉट बी क्रॉस सी निकाल सकते हैं, इस एसटीपी को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देख लो, एक छोटा सा एग्जांपल देख लो। एग्जांपल है जैसे ना 2 वेक्टर ए और 3 वेक्टर बी -4 वेक्टर सी है। यहां बाहर में जानते हो क्या निकल जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू -4, ठीक, और अंदर में ए डॉट ए, सॉरी डॉट तो नहीं लिखना है ना, ए बी सी यानी ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ये कितना हो जाएगा, -24 ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि यदि कोई वेक्टर रिपीट हो जाए, है ना, जैसे कि ए बी हो जाए, ठीक है, तो इसका वैल्यू 0 होता है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। इसको थोड़ा से और एक ही लाइन में दो चीज समझा देते हैं। तो या तो ये हो जाए, या फिर ऐसा भी हो जाए कि एम ए के साथ हो और एक नया हो, लेकिन कॉमन निकल करके सेम हो जाएगा, फिर भी यहां से एम कॉमन आएगा, यहां से एन आएगा, और ये वेक्टर बी है, तो इसकी भी वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं, 0। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि फाइनली इसको हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू एन इंटू यहाँ से 1 आएगा तो उसको एज इट इज रहने देते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर ए बी यानी ए डॉट ए क्रॉस बी, तो इसका भी तो वैल्यू 0, यानी कि यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ए बी का वैल्यू 0 है कि नहीं। तो ये है, इसलिए इसका वैल्यू 0 होगा। समझ में आ रहा है, चलिए जी, यही मैंने इसको हटा देते हैं, कंफ्यूजन होगा। समझ में आ रहा है, ये 0 है तो इसका मतलब कि ये भी तो 0 होगा। इसको थोड़ा नीचे रखते हैं, इसको नीचे रखते हैं और इसके ऊपर रखते हैं इसको, कोई भी एक रिपीट हो जाए वेक्टर, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि ए हुआ है बी हुआ है, उसका वैल्यू 0 है, इसका भी वैल्यू 0 होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, है ना, जैसे कि वेक्टर ए बी सी है, ए डॉट बी क्रॉस सी, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। इसका जो वैल्यू है, यदि कोई एक चेंज होगा, इंटरचेंज किए, जैसे कि हम ए और बी को आपस में इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, बी ए देन सी, इस तरीके से। तो जब एक इंटरचेंज करते हैं ना, तो यहाँ माइनस साइन लगा देते हैं, ठीक है। फिर अब अगले बार में क्या करते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक। तो माइनस पहले से है तो एक और माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ बी सी ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हर एक इंटरचेंज के लिए क्या करना है, माइनस साइन लगाना है, ठीक है। यानी कि इसको लिख लो कि फॉर एवरी इंटरचेंज इन एसटीपी negative sign will comes out, क्या होता है, नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत सुंदर।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी 7 क्या बोलता है कि यदि हमारे पास कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं ना, ए डॉट बी क्रॉस सी एसटीपी को, हम इसे डॉट और क्रॉस को एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी ए क्रॉस बी डॉट सी भी लिख सकते हैं, तब भी वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। यानी कि डॉट और क्रॉस क्या हो सकते हैं, आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि फॉर चेंज ऑफ डॉट एंड क्रॉस STP value will not change, will not change। STP का वैल्यू चेंज नहीं होता है, एज इट इज रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, क्या प्रॉपर्टी, यदि हमारे पास STP जो है कुछ इस तरीके से दिया हो, सम ऑफ वेक्टर के फॉर्म में, जैसे कि x1 वेक्टर a प्लस x2 वेक्टर b प्लस x3 वेक्टर c। उसी तरीके से दूसरा जो है y1 वेक्टर a प्लस y2 वेक्टर b प्लस y3 वेक्टर c। उसी तरीके से z1 वेक्टर a प्लस z2 वेक्टर b प्लस z3 वेक्टर c। ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है वो किसके इक्वल होता है, जितने भी कोफिशिएंट है हमारे पास, x1 x2 x3 फर्स्ट वाले में, दूसरे में कौन है y1 y2 y3, तीसरे में कौन है z1 z2 z3, इनका डिटर्मिनेंट वैल्यू इनटू STP ऑफ ए बी सी, यानी ए डॉट बी क्रॉस सी, इसके इक्वल होता है। अब देखो इसके एक एग्जाम्पल को समझो एग्जाम्पल को। यदि हम तुम्हें दे दिए कि वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी माइनस 3 वेक्टर सी। ठीक है, दूसरा है -4, देखो वेक्टर ए बी सी ही रहना चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरा 3 के अलावा चौथा वेक्टर नहीं घुसड़ना है। -4 वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर ए -2 वेक्टर सी -3 वेक्टर सी प्लस 4 वेक्टर ए -5 वेक्टर बी। हम तुमसे बोलते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो पहले भाई तुमको वैल्यू लिखने से पहले तुम्हें इस फॉर्म में उसको लिखना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद वैल्यू हमें तो गिवन होगा जैसे क्वेश्चन करेंगे। तो पहले इस फॉर्म में हम लिखना सीखते हैं, कैसे लिखते हैं इस फॉर्म में। तो पहले देखो कि क्या वेक्टर ए बी सी, देखो इसमें वेक्टर ए आगे है, बी है, उसके बाद सी है, ये ऑर्डर मेंटेन है सब में, इसमें भी ए है तब बी है तब सी है, इसमें भी उसी तरीके से ए है देन क्या है, देन वेक्टर बी है देन वेक्टर सी है। सेम इसमें भी देखें क्या इसमें ऑर्डर मेंटेन है, हाँ पहले ए है देन बी है फिर सी है, लेकिन इसमें तो नहीं है, पहले बी आ गया। तो हम क्या करेंगे कि ऑर्डर को पहले अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ ए वाला पहले आएगा 3 वेक्टर ए, फिर बी वाला -4 वेक्टर बी -2 वेक्टर सी। सेम उसी तरीके से इसमें भी करेंगे, 4 वेक्टर ए -5 वेक्टर बी -3 वेक्टर सी। अब तो हो गया उस ऑर्डर में, अब तो उस ऑर्डर में क्या हो गया, लिख चुके हम इसको। अब बच गया फाइनली इसको सॉल्व करना। अब बस एज इट इज ऊपर को देखते हुए सिमिलरली लिख दो। क्या करेंगे भाई, ए का जितना भी कोफिशिएंट है 1, यानी फर्स्ट वाले वेक्टर को, देन 2 एंड -3 है ना। सेम यहाँ 3, इसमें देखेंगे 3 -4 -2। ठीक है, इसका काम खत्म। सेम इसमें भी देखेंगे तो 4 -5 -3 हो गया। उसके बाद इनटू में क्या हो जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी कि ए बी सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर इस तरीके से होगा। तो अरेंज वे में लिखना है, ऐसे नहीं जल्दीबाजी में कुछ जो दिया है उसको लिख के आ जाना है।
ठीक है। तो इसमें मेन चीज ध्यान रखना है, यहां लिख देते हैं फर्स्ट अरेंज, पहले क्या करना है, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ वेक्टर ए देन वेक्टर बी देन वेक्टर सी देन राइट इट, उसके बाद देन राइट इट, तब लिखो। ठीक है। तो इस चीज को क्या रखना है, अपने ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है कि ऑर्डर मेंटेन करता है, ऑर्डर में नहीं लिखेंगे गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। 9 है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या बोलता है ना कि यदि हम साइक्लिक ऑर्डर में लिखते हैं, जैसे कि ए क्रॉस बी, फिर बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, इनका एसटीपी निकालते हैं। तो ये जो है यदि साइक्लिक ऑर्डर में लिखे हैं, तीन ही वेक्टर है ए बी सी, और तीनों को क्या लिखे हैं, साइक्लिक ऑर्डर में लिख के उसका एसटीपी निकाल रहे हैं। तो ये जो है ना ए डॉट बी क्रॉस सी के स्क्वायर के एसटीपी के बराबर होगा। ठीक है, ए बी सी के एसटीपी के स्क्वायर के बराबर होगा। समझ में आ रहा है। तो एक चीज ध्यान रखना है ना कि ये जो चीज है, ये वाला, ये अंदर में मस्ट बी इन साइक्लिक, मस्ट बी इन साइक्लिक, साइक्लिक में नहीं होगा। जैसे कि ए डॉट बी है, फिर बी शुरू हो गया यहां से क्रॉस सी, यहाँ ए हो जाता है यदि, तब ये गलत हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि साइक्लिक में मेंटेन रहना जरूरी है। ठीक है ना। और एक लास्ट प्रॉपर्टी जो है बोलता है कि यदि ये स्क्वायर है, मान लो कि हमें ये क्वेश्चन तो दे दिया, अब यहाँ पे बात ये आता है कि इसे कैसे सॉल्व करोगे भाई तुम, एक मिनट। तो अब ये यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि इसको कैसे फाइंड करेंगे हम। यदि सिंपल हमें एसटीपी फाइंड करने के लिए देता तो कर लेते हैं, लेकिन भाई ये कुछ इस तरीके से स्क्वायर में है, तो फाइंड तो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें उतना ये कुछ नहीं है। क्या कर लेंगे भाई, पहले क्या करेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी फाइंड कर लेंगे। उसका मतलब उसके स्क्वायर ही तो पूछ रहा है, ये चीज तो पूछ रहा है। लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन में यूज आता है कुछ फाइंड करने के लिए बोलते, तो इसको लिखने का एक और तरीका होता है इसको फाइंड करने का, कि जो ये जो ए डॉट ए बी क्रॉस सी है, इसका स्क्वायर, इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं। देखो ए डॉट ए, ठीक है ना, ए डॉट बी, ए डॉट सी, फिर यहाँ ए खत्म हो गया, फिर यहाँ बी शुरू करेंगे, थोड़ा स्पेस दे देते हैं, और यहाँ सी, और इसमें बस बी भी यहाँ लिख दो, फिर यहाँ वेक्टर सी। उसके बाद क्या करना है ना, सिंपली ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए डॉट बी डॉट सी, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो इससे क्या फायदा होता है कि कहीं हमें डॉट प्रोडक्ट दो का फाइंड करना हो, कहीं क्वेश्चन में मिसिंग वगैरह करके दे दिया हो, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ए डॉट बी क्रॉस सी के स्क्वायर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यदि हमें इसका वैल्यू गिवन हो क्वेश्चन में, तो हम इनमें से किसी का भी कोई मिसिंग रहे तो फाइंड कर सकते हैं। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन में कि जो 10th वाला प्रॉपर्टी वो कैसे यूज होता है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें देखेंगे। ठीक, तो अब तक हम क्या देखें कि एसटीपी को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना, एसटीपी को किस तरीके से हैंडल करेंगे, क्वेश्चन में आ जाए तो उसके इक्वेशन को किस तरीके से एलिमिनेट करना है, सिंप्लीफाई करना है, फाइंड करना है, उसके प्रॉपर्टी देख लिए कि कौन कौन से उसके प्रॉपर्टी यूज होंगे उसको सॉल्व करने में, सब चीज तो देख लिए। लेकिन अब तक ये नहीं समझ में आया कि भाई उसका यूज कहाँ होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि उसका यूज ही नहीं जानेंगे तो उसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है हमें। तो अब आते हैं यूज के ऊपर उसके। ठीक है, तो अब आ जाते हैं यूजेस ऑफ एसटीपी, एसटीपी के यूज पर आ जाते हैं। देखो तो एसटीपी का यूज जो हमें पढ़ना है ना, अभी काफी लिमिटेड है ना। अभी हमें जो पढ़ना है उसका यूज काफी लिमिटेड है, और क्या चीज है, टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ पैरेलेलोपाइप्ड। अब यहाँ प्रॉब्लम है कि भाई ये पैरेलेलोपाइप्ड क्या है ना प्रॉब्लम, पैरेलेलोपाइप्ड क्या है क्या।
तो पैरेलल पाइप ऐसा समझ लो ना कि जैसे पाइप देखे हो, ये कुछ इस तरीके का पाइप तुम देखो ना, ये पाइप कैसा तुम्हें दिखता है? यदि तुम यहाँ से देखोगे इधर सामने से, इधर तुम यदि सामने से इधर से देखोगे इधर से, तो तुम्हें ये पाइप कैसा दिखता है? सर्कुलर दिखता है। बस तुम्हें सर्कुलर नहीं समझ लो कि ये जो पैरेलल पाइप होता है ना, ये रेक्टेंगुलर कुछ होता है पाइप इस तरीके का, ठीक है। ये कैसा पाइप है? रेक्टेंगुलर पाइप है। तो इसका हम फिगर यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, जैसे क्यूब, क्यूब वगैरह देखो ना, बस मान के चलो क्यूब का एक साइड वाला था कि इलोंगेट कर दिए पकड़ करके, तो ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है ना, सिम क्यूबॉइड की तरह ही दिखता है। बस ये वाला जो लेंथ ये वाला है ना, इसको और इलोंगेट कर दो, क्योंकि ये जो दिख रहा है ना, इसे और इलोंगेट कर दो। इमेजिन करो कि और घिंचा हुआ है, तो ये पाइप की तरह दिखेगा। जो कैसा पाइप है? रेक्टेंगुलर पाइप है। कैसा पाइप है? जो कि रेक्टेंगुलर पाइप की तरह दिखेगा हमें, ठीक है ना। तो इसी में मान के चलते हैं, इसी में कि ये वेक्टर ए है हमारा, ये वेक्टर ए है, और ये वेक्टर बी है दूसरा साइड, और ये वाला जो वेक्टर है बीच में, ये वेक्टर सी है, ठीक। यही कैस का डायग्राम है, यही तो पैरेललोपाइप्ट का डायग्राम है, पैरेललोपाइप्ट का इसी तरीके से दिखता है। तो यदि इसका वॉल्यूम फाइंड करना होगा, तो वॉल्यूम इसका फाइंड करना होगा, तो पता है क्या होता है? सिंपल एसटीपी इसका निकाल दो। सॉरी, ये डॉट क्यों दे रहा है भाई? सिंपल इसका क्या करो, एसटीपी निकाल दो। तुम इसके वॉल्यूम को क्या कर लोगे? फाइंड कर लोगे, ठीक है ना। किस तरीके से इसको फाइंड करेंगे समझ में आ गया होगा कि वॉल्यूम फाइंड करने के लिए जनरली वॉल्यूम फाइंड करने के लिए ही यूज करते हैं। अब देखो थोड़ा इसका प्रूफ समझ लो। ऐसे तो प्रूफ इसका कुछ खास नहीं है, सिंपल सा है। क्यों ऐसा होता है, ठीक है, समझने की कोशिश करो। तो वॉल्यूम फाइंड करना होता है इस तरीके से, तो ये ए, इसको हम क्या लिखते हैं? ए डॉट बी क्रॉस सी, होता है कि नहीं होता है? ए डॉट बी क्रॉस सी को अभी हम देखें कि इसका जो डॉट और क्रॉस है आपस में एक्सचेंज हो सकता है ना। डॉट और क्रॉस क्या हो सकता है? इसका आपस में एक्सचेंज हो सकता है। एक्सचेंज हो सकता है तो हम इसको लिख सकते हैं ए डॉट, सॉरी, ए क्रॉस बी डॉट सी, है कि नहीं? अच्छा, ए क्रॉस बी देखो क्या है, ये ए है, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे बी के साथ, पता है तुम्हें क्या देगा? एरिया ऑफ बेस। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इन दोनों का क्या लेना है? मल्टीप्लीकेशन एंड क्रॉस, यानी ए इंटू बी सिंपली समझो ना। तो ये क्या है? ए इंटू बी हाइट, सॉरी, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, और इंटू ये हाइट। इसी तरीके से तो पैरेललोग्राम जो सिंपली हमें जब क्यूबॉइड देता है तो उसका भी एरिया वॉल्यूम तो इसी तरीके से निकालते हैं। तो सेम यही चीज़ है, बस यहाँ एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दे करके हमें वेक्टर दे रखा है, तो वेक्टर के साथ खेल लिए। तो वेक्टर क्या है? बेस वाले वेक्टर को मल्टीप्लाई किया है ए क्रॉस बी। हाँ, वो बात अलग है कि वेक्टर का जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो दूसरे तरीके से फाइंड करते हैं, लेकिन ओवरऑल क्या सिनेरियो है वो समझ में आ गया होगा कि जिस तरीके से क्यूबॉइड को सॉल्व करते हैं वही चीज़ इमेजिन करके चलना है कि नहीं? ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा। इसको हम थोड़े तुम्हारे समझ के लिए इसको हम और इलोंगेट कर देते हैं कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है,
और ये वाला वेक्टर वेक्टर सी है। अब तो क्लियर है हर चीज। तो थोड़ा सा हम यहाँ है ना ये कर देते हैं, लिख देते हैं। कैसे लिखना है कि यहाँ पे इस फिगर में हियर वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर वेक्टर्स along non-parallel और coterminous edge of parallelopiped। तो अब बहुत लोग यहाँ प्रॉब्लम हो रहा होगा कि ये कोटर्मिनस क्या नया वर्ड है। तो कोटर्मिनस कुछ नहीं है, एक ऐसा एज, ठीक है, एज बोल रहा है कोटर्मिनस एज, ऐसा एज जो कि कॉमन इंड शेयर करता है। देखो ये वेक्टर बी का भी इंड यही है, वेक्टर ए का भी इंड यही पर है और वेक्टर सी का भी इंड इसी पॉइंट पर है। तो इसलिए इसको कोटर्मिनस एज बोलते हैं, जो कि कॉमन पॉइंट हो एज का, ठीक है, या किसी भी चीज का। सिंपली समझो कि कोटर्मिनस मतलब कि कॉमन पॉइंट, ठीक है। तो इसमें एक चीज और ले लो कि यदि हमें कभी आई जे के यानी आई डॉट जे क्रॉस के फाइंड करना हो तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो इसको रट लेना है। इसको क्या करना है, इसको रट लेना है कि आगे चलकर के परेशानी ना हो, है कि नहीं। और इसका प्रूफ भी देखो तो काफी इजी है, क्योंकि भाई यदि हम सर्कुलर पाथ में देखते हैं, है ना, सब देखो ये उल्टा ड्रॉ करती है, ये आई है ना, ये जे है, ये के है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि ये आई डॉट जे क्रॉस के, इसका मतलब ये है सर जे क्रॉस के क्या होगा, सर साइक्लिक वाला यही प्रोसेस होता है क्रॉस वाला निकालने के लिए। तो जे क्रॉस के किसको देगा, आई को। यहां से देखो आई डॉट आई हो गया, तो आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है। जे डॉट जे क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए आई डॉट आई क्या हो जाएगा, 1। तो इसलिए इसकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। समझ में आ गया यहां से। अब हम क्या करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। उसके बाद कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है कि वेक्टर ए है हमारे पास, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, और बोल रहा है ये सारे वेक्टर ए बी सी जो है ना, और एक पैरेललोपाइप्ड का नॉन पैरेलल साइड है, ठीक है। और हम पहले भी देखे थे कि ए बी सी क्या है, नॉन पैरेलल साइड के क्या है, वेक्टर है ए बी सी। तो नॉन पैरेलल साइड के हैं, पैरेललोपाइप्ड है, जिसका वॉल्यूम दे रखा है, यानी कि ए डॉट बी क्रॉस सी ये हमें गिवन है कितना, 10, है कि नहीं। तो और वेक्टर ए बी सी गिवन है। इफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, और दूसरा इंफॉर्मेशन जो गिवन है हमें कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन दिस वेक्टर इज √2। तो ये हमें क्यों दिया है, क्योंकि देखो यहाँ पे वेक्टर ए में अल्फा आया हुआ है, तो इस अल्फा को फाइंड करेंगे तभी तो हमसे बोल रहा है कि ऐसा ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो जिसका साइड जो है वेक्टर ए और वेक्टर सी है। भाई वेक्टर ए में तो एक वेरिएबल है अल्फा, तो उसको फाइंड करेंगे तब तो हम फाइनली आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमसे एरिया पूछ रहा है ट्रायंगल का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, हाफ ए क्रॉस सी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस सी, ठीक है ना। तो भाई हमें जब ए क्लियरली पता होगा तब तो, सी तो हमें पता है क्लियरली, इसमें सॉरी सी भी नहीं पता है, क्योंकि सी में भी एक बीटा दे रखा है। तो ए और सी दोनों में मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, पहले अल्फा और बीटा फाइंड करेंगे। मेरा मेन मिशन क्या रहेगा, अल्फा इक्वल टू क्या है फाइंड करना, और बीटा इक्वल टू क्या है फाइंड करना। उसके बाद तो ये तो सबको आता है फाइंड करने, ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट में ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो इसके यूज करते हैं पहले, तो इससे यूज करेंगे तो अल्फा ए क्या है, ए के सारे कोफिशिएंट ए -1 अल्फा 2, फिर बी वाले में देखो, बी में 3 1 -1, फिर देखो सी वेक्टर सी में क्या है 1 1 माइनस बीटा, ठीक है। इसका वैल्यू कितना दे रखा है 10, ठीक है। सॉल्व कर दो इसको,
तो अल्फा लेंगे कॉमन, तो ये खत्म, तो माइनस बीटा प्लस वन, माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, ये माइनस थ्री बीटा और ये प्लस वन, फिर प्लस टू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थ्री माइनस वन इक्वल टू 10। तो माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा माइनस थ्री अल्फा माइनस थ्री बीटा प्लस वन, प्लस थ्री में से वन गया, टू टू या फोर इक्वल टू 10। ठीक है, उसके बाद देखो अल्फा अल्फा प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा माइनस थ्री बीटा प्लस 5 इक्वल टू 10, ये 10 है। यहाँ से अल्फा माइनस अल्फा बीटा माइनस थ्री बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो अब तो कुछ नहीं दिख रहा है कि आगे हम कुछ कर सकते हैं, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, क्या है कि वेक्टर ए का जो प्रोजेक्शन है इस पर वो √2 है। तो वेक्टर ए का प्रोजेक्शन तो क्या होता है, प्रोजेक्शन किस पर फाइंड करना, आई प्लस जे पे। इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए का किसके साथ, आई प्लस जे के साथ, और जिस पर प्रोजेक्शन होता है किस पर है, आई जे पर, तो उसका मैग्नीट्यूड को तो लिखते हैं, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो कोफिशिएंट होता है, और ये कितना दे रखा है √2। ठीक है, वेक्टर ए क्या है हमारे पास, तो अल्फा आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं हम, डिवाइडेड बाई, सॉरी ये तो अल्फा ए है वेक्टर, सिर्फ इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, आई प्लस जे के साथ, डिवाइडेड बाई देखो √2 हो जाएगा इधर भी, इक्वल टू √2। अच्छा √2 इधर भेज देंगे तो √2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये फाइनली दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा। तो इसको हटा देते हैं इधर से, हो गया बात क्लियर। इधर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो सिंपली क्या होता है, अल्फा आई अल्फा हो जाएगा, ये -1 और के इधर 0 के है, यदि यहाँ पे के नहीं, यहाँ 2 के है, इधर तो के नहीं है, इसका मतलब 0 इंटू के कैप है, तो 0 हो गया है कि नहीं, और इक्वल टू 2, अल्फा -1 इक्वल टू 2, तो अल्फा इक्वल टू 2 प्लस 1, अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 3। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अल्फा इक्वल टू जब 3 फाइंड कर लिए तो इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिए, इक्वेशन 2 या इक्वेशन 2 क्या बोलना, अल्फा 3। अब क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन फर्स्ट, है कि नहीं। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है भाई, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये है, तो इसको क्या करना है, कॉपी करना है, नेक्स्ट पेज पर पेस्ट कर देना है। तो ये था हमारे पास अल्फा, है कि नहीं, तो यही पास था हमारा अल्फा। इसमें क्या कर देंगे हम, अल्फा इक्वल टू, हमें अल्फा इक्वल टू 3 पुट करना है इसमें, तो 3 माइनस 3 बीटा माइनस 3 बीटा इक्वल टू 5, तो 3 माइनस 6 बीटा इक्वल टू 5, तो ये -6 बीटा बराबर 5 माइनस 3, -6 बीटा बराबर 2, बीटा बराबर -2/6, तो बीटा बराबर -1/3। अल्फा और बीटा हम क्या कर चुके हैं, सक्सेसफुली फाइंड कर लिए हैं। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एरिया फाइंड करना है, तो हम एरिया नहीं फाइंड करेंगे क्योंकि ये सबको आता है। अब देखो फाइनली तो हम वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो ए और सी तो लिख सकते हैं, हाँ या ना। वेक्टर ए हमारे पास क्या है, अल्फा आई कैप है। देखो अब तो वेक्टर, अरे यार, अब तो वेक्टर ए लिख सकते हैं हम। वेक्टर ए हमारे पास क्या था, अल्फा आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप था। तो अल्फा इक्वल टू क्या आया हमारे पास 3, तो वेक्टर ए अब क्या हो जाएगा 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। क्लियर है ये, ठीक है जी, ये फाइंड हो गया। अच्छा वेक्टर बी क्या था,
वेक्टर सी से काम ना है, क्योंकि ट्रायंगल वेक्टर ए और वेक्टर सी से मिलकर बना है। वेक्टर सी से मतलब है हमें। वेक्टर सी क्या है? आई जे माइनस बीटा, आई प्लस जे माइनस बीटा के कैप, आई कैप प्लस जे कैप माइनस बीटा के कैप। तो वेक्टर चूंकि हमारे पास बीटा इक्वल टू निकल कर आया -1/3, तो वेक्टर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई कैप प्लस जे कैप है, ये +1/3 के कैप। तो भाई हम सिंपली क्या कर चुके हैं? दोनों फाइंड कर चुके हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? हाफ वेक्टर ए क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड इनटू में ये है कि नहीं। अब ये फाइंड करना सबको आता है, कैसे फाइंड करेंगे? तो फाइंड कर लेना, ठीक ना, रहने देते हैं यहीं पर, ठीक। चलिए जी, अच्छा एक चीज नोट कर लेना, एक पॉइंट नोट कर लो। कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ठीक है। इफ, यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लानर, यदि ये कोप्लानर होते हैं, देन ए बी सी यानी ए डॉट बी क्रॉस सी के वैल्यू कितने हो जाएंगे? 0। बात समझ में आ गई? ठीक है ना, तो इसको नोट कर लो। तो अब क्वेश्चन नहीं करते हैं, तुम क्या करना, क्वेश्चन वगैरह कर लेना, ठीक है, पीवाईक्यू वगैरह निकाल करके। हम अब सीधा कहाँ टपकते हैं? अब हम सीधा टपक रहे हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पर, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर। अच्छा उससे पहले एक और नोट लिख लो, उससे पहले एक और नोट लिख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, कि यदि तुम्हें कुछ इस प्रकार से गिवन हो, नेक्स्ट पेज पे लिख लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि तुम्हें ए डॉट बी का स्क्वायर हो, इसके मैग्नीट्यूड का, ठीक है, प्लस इसके क्रॉस प्रोडक्ट का भी स्क्वायर हो, डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर प्लस क्रॉस प्रोडक्ट का स्क्वायर, है ना, तो ये किसके इक्वल होगा? इसके इंडिविजुअल स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी यूज होता है, ठीक है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इसका यूज आएगा अच्छा खासा, ठीक है। तो इसको एकदम क्या करना है, रट जाना है। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको एकदम रट जाना है। अब एक छोटा सा टर्म पढ़ते हैं, छोटा सा टर्म, रेसिप्रोकल वेक्टर, ठीक है, रेसिप्रोकल वेक्टर। रेसिप्रोकल वेक्टर समझ में आ रहा होगा कि एक जो वेक्टर ए है उसका वेक्टर उल्टा जो होगा वो रेसिप्रोकल, यानी कि एक वेक्टर ए है तो 1 बाई वेक्टर ए को क्या बोल देंगे? ये इसका रेसिप्रोकल वेक्टर है, और इसको हम डिनोट कर देते हैं वेक्टर सी से। तो वेक्टर सी इज रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर ए। तो इस तरीके से रेसिप्रोकल देखेंगे कि एक दूसरे का उल्टा वेक्टर क्या है, ठीक है। तो फॉर वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी,
ठीक है ना। यदि हमें रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर ए को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, इस तरीके से ए डैश का इसे, ये रेसिप्रोकल होता है। तो रेसिप्रोकल जो होता है ना वो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बाई ए डॉट बी क्रॉस सी, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर ए। ये क्या है, ये क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर ए। ये क्या चीज है, ये रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर ए, यानी कि वेक्टर ए यानी एक दूसरे के उल्टा है ये, तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये भी हो सकता है क्योंकि दोनों तो रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब क्या है कि यदि एक वेक्टर वेक्टर ए है तो दूसरा वेक्टर 1 बाई वेक्टर ए, और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी को हम लोग इससे डिनोट कर रहे हैं। तो देखो ना दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, ये मल्टीप्लीकेशन है सिंपली, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, वेक्टर वेक्टर कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो वही है, हम इसको ऐसे लिख करके 1 बोल दिया, ठीक है ना। ठीक है, उसी तरीके से रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर बी भी लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर बी। तो वेक्टर बी तो हो गया है, तो साइक्लिक ऑर्डर में लिखना है, तो सी क्रॉस ए और नीचे में सेम ए डॉट बी क्रॉस सी। बात समझ में आ गई। ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर बी। ये क्या चीज है, रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर बी, ठीक है ना। यानी कि वेक्टर बी और उसके रेसिप्रोकल का मल्टीप्लीकेशन भी क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। सेम सी का भी लिख सकते हैं, सेम इसी तरीके से वेक्टर सी को भी लिख सकते हैं, जैसे यहां लिख देते हैं, ठीक है ना। सी तो हो गया, क्या लिखेंगे, वेक्टर ए क्रॉस बी। साइक्लिक ऑर्डर में दिख रहा है ना सबको, जैसे कि ए बी सी है, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी, और नीचे में ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। तो यही हो गया हमारा, ठीक। तो ये क्या चीज है हमारे पास, ये है रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर सी। तो वेक्टर सी डॉट ये क्या हो जाएगा, 1। सही है। यहां क्या करते हैं ना कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि समझ में आए। ठीक है, क्लियर है। तो ये था छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन कर लेना, क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं हम। अब सीधा आते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पर। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, देखो अभी जैसे कि हम एसटीपी में भी उतना क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, और ये जो रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट करवाया है इस पर भी क्वेश्चन नहीं करवाए हैं। तो क्या करना है कि देखो, पढ़ना इसको, ठीक है। यदि कमेंट आएगा, क्योंकि फालतू में क्वेश्चन कराने से, वीडियो लंबा करने से कोई फायदा होता नहीं है। तो यदि कमेंट आएगा, ठीक है, चाहोगे, ठीक है ना, क्वेश्चन करना, तो हम उस पर क्वेश्चन करवाएंगे। तुम ट्राई भी करना नहीं होगा तो फिर हमसे बोलना, तो हम PYQ करवाएंगे और कुछ अच्छे खासे क्वेश्चन करा देंगे, जिससे तुम्हारा बेसिक क्या हो, कंप्लीट हो जाए इस टॉपिक के अंदर में। तो फालतू में बनाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। कमेंट करना यदि तुम्हें चाहिए उसके ऊपर वीडियो तब, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, जिस तरीके से हम एसटीपी में क्या बोल रहे थे, ए 3 वेक्टर है, ए बी सी हमारे पास क्या था, 3 वेक्टर, और इन तीनों का, ठीक है, एसटीपी फाइंड कैसे करते थे, ए डॉट बी क्रॉस सी होता था कि नहीं। तो उसी तरीके से सवाल आता है हमारे पास कि ये क्या होता है भाई, है कि नहीं, ये क्या चीज है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी कि तीनों के बीच में ही क्रॉस।
या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं ए डॉट सी डॉट बी, या इंटू भी बोल दो, माइनस ए डॉट बी डॉट सी। ठीक है, इस तरीके से इसको, ठीक है, क्लियर है। ये उसका क्या होगा, जैसे एसटीपी का था ऐसे वीटीपी हो गया, इसको शॉर्टकट में वीटीपी बोल सकते हैं, यानी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है ना, इसको वीटीपी भी तो बोल सकते हैं। क्लियर है यहां तक? यानी ए क्रॉस सी को हम ए डॉट सी डॉट बी माइनस ए डॉट बी डॉट सी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, एक प्रॉपर्टी देख लो इसके ऊपर, इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी देख लो। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, है ना। क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा प्रॉपर्टी देखते हैं। यदि एम वेक्टर ए है, क्रॉस है एन वेक्टर बी, क्रॉस पी वेक्टर सी, इसी तरीके से इसको जानते हैं हम कैसे लिख सकते हैं, एम इंटू एन इंटू पी, ठीक है, इंटू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, जैसे कि लिखते थे एसटीपी में ना, एज इट इज, उसी तरीके से एज इट इज हम उसी तरीके से लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन ले लो, अब एक छोटा सा मेरे तरफ से गिफ्ट। क्या क्वेश्चन है, करते रहना, काफी इजी क्वेश्चन है। वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 कैप, बस कॉन्सेप्ट समझने के लिए। और वेक्टर बी दे रखा है कुछ इस तरीके से, माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 कैप, एंड वेक्टर सी इक्वल टू कुछ है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, कुछ इस तरीके से। तो हमसे बोल रहा है कि तुम फाइंड करो 2 वेक्टर a क्रॉस 3 वेक्टर b क्रॉस c। ये नहीं फाइंड हो जाएगा, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बस जो कॉन्सेप्ट था हम सामने तुम्हारे रख दिए हैं, है कि नहीं, है ना बात। सिंपली भाई देखो, जो कैच था इस क्वेश्चन में बस इसको सॉल्व करना है, बाकी तो ये सब तो सबको आता है, क्योंकि इसको हम इस फॉर्मेट में कर सकते हैं, इस फॉर्मेट में, फाइनली इस फॉर्मेट को सॉल्व करने आता है मेरे को, है कि नहीं। तो इसको हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, तो 2 क्रॉस ए जो है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 1 और ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी कि 2 3 जा 6 इंटू 1 6 इंटू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। बस यही फाइंड करना है हमें, यही क्या करना है, यही फाइंड करना है। तो हमें क्या चाहिए इसके लिए, पहले बी क्रॉस सी, है ना, इसके लिए पहले बी क्रॉस सी चाहिए हमें, उसके बाद ये चाहिए। तो हम इसको देखते हुए इस फॉर्मेट में तोड़ देते हैं। किस तरीके से इसको तोड़ सकते हैं, इस तरीके से, ए डॉट बी ए डॉट सी, इस तरीके से। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू, अच्छा इसको बिग ब्रैकेट कर देते हैं, ए डॉट सी डॉट बी माइनस ए डॉट बी डॉट सी। अब ए डॉट सी कैसे फाइंड करेंगे, तो भाई डॉट प्रोडक्ट सबको आता है, काफी इजी होता है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो 6 इंटू ए डॉट बी, ए डॉट सी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट मिलेगा एक, ए डॉट सी इतनी 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। उसी तरीके से -1 इंटू प्लस 2 -2 प्लस 4 इंटू -1 -4, ए डॉट सी हो गया ये, इसके साथ डॉट बी माइनस ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ये तो 1 इंटू 1 -1, फिर -1 इंटू 1 -1 हो जाएगा ये भी, और ये 4 इंटू -2 -8, है कि नहीं, डॉट सी। तो 6 इंटू, ये देखो 2 2 कैंसिल हो गया, तो -4 डॉट बी, यानी 4 वेक्टर बी। इस तरीके से यहाँ पे हो गया -8 -10, और ये माइनस बाहर में, तो +10 डॉट वेक्टर सी, है ना। अब क्या करना है, 4 वेक्टर बी करो, -4 वेक्टर बी करो, उसके बाद 10 वेक्टर सी करो, फिर दोनों को ऐड करो। उसके बाद क्या करना है, 6 से
मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद 6 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो एक वेक्टर मिलेगा अच्छा खासा, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे नहीं करते हैं, बस कर लोगे क्योंकि कैलकुलेशन है। तो ये क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा, 6 इंटू वेक्टर, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है किस तरीके से, बस वेक्टर में यही है, वेक्टर में जो है यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और बाकी देखो जितना कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उस कॉन्सेप्ट के बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका गारंटी है। तुम किसी भी क्वेश्चन को उठा लो, पीवाईक्यू उठा लो, मेंस उठा लो, बोर्ड का क्वेश्चन उठा लो, लेकर के बनाने बैठो, बन जाए सही है तब पर भी देखना कि क्या कॉन्सेप्ट हम बताए या नहीं, नहीं बने उसका सोल्यूशन देखना, और सोल्यूशन में भी हम जो बताए हैं जितना भी चीज, उस कॉन्सेप्ट का 100% यूज होगा। ठीक है ना। और बीटीपी में एक का ज्यादा यूज होता है, एक जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम जो प्रॉपर्टी पढ़े थे और जिसको बोले थे काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी नंबर 8, इसका भी अच्छा खासा यूज होता है। क्यों होता है भाई, इसके पीछे का कारण ये है, इसका भी अच्छा खासा यूज होता है और एक इसका बहुत यूज होता है बीटीपी में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो हम बीटीपी में जब देख रहे थे कि हमें वहां डॉट प्रोडक्ट है हमारे पास, तो देखो इधर डॉट प्रोडक्ट है, सारे दिख रहा है कि नहीं। तो यहां से हम क्या करते हैं, कोई डॉट प्रोडक्ट यदि वहां मिसिंग है और बहुत सारा चीज गिवन है, तो यहां से डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर पाते हैं हम इजिली, क्योंकि हमारा जो ये प्रोडक्ट, ये जो बीटीपी है, देखो इसमें डॉट प्रोडक्ट है, तो क्या होता है ना कि कुछ डॉट प्रोडक्ट दे देगा, जैसे ए डॉट बी दे दिया, डॉट सी देगा ही नहीं, और वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी पर्टिकुलरली दे देगा, तो सारा चीज फाइंड कर लेंगे। तो 5 वेक्टर ए डॉट सी कहाँ से फाइंड करेंगे, तो ज्यादातर ये पॉसिबिलिटी होता है कि हम इसका यूज करके इस वाले का हम इजिली किसी भी मिसिंग डॉट प्रोडक्ट को हम फाइंड कर लेते हैं, किसी भी मिसिंग डॉट प्रोडक्ट को फाइंड कर लेते हैं। तो ये भी काफी यूज का काम का चीज है, काफी ये भी काम का चीज है। ठीक है ना। तो जितने भी क्वेश्चन है बस इतने में ही निपट जाएंगे। ठीक है ना, इससे बाहर आएगा ही नहीं, इससे बाहर आएगा ही नहीं। तो एक छोटा सा और नोट लिख लो, ठीक है, हो सकता है कहीं यूज आ जाए उसका। ठीक है ना, जैसे कि हमारे पास यदि वेक्टर आर इक्वल टू कुछ इस तरीके से है, बीटीपी वाला, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, हियर रिजल्टेंट वेक्टर आर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है, विल बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड will be coplanar with vector b and vector c। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये देखकर भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये चीज देखकर भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखो वेक्टर ए जो बी क्रॉस सी क्या होगा, जैसे कि आर रिजल्टेंट वेक्टर है, जैसे कि यहां समझना, मान के चलो कि ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। ठीक, इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, या तो मान के चलो, मान लेते हैं ना कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है हमारी तरफ आएगा, यानी कि बोर्ड के आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा, बोर्ड के जस्ट परपेंडिकुलरली आउटवर्ड आ रहा है, उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। परपेंडिकुलरली आउटवर्ड को इस तरीके से करते हैं और परपेंडिकुलरली इनवर्ड को इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड आ रहा है जस्ट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर बी और सी के प्लेन में हुआ क्या, नहीं। तो इसको अभी नाम दे देते हैं, जो आ रहा है बाहर में, इसको हम नाम देते हैं ना, कि जैसे कि ये मान के चलो कि वेक्टर डी है, वेक्टर डी है, और वेक्टर ए के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ ले लेंगे, वेक्टर ए के साथ। ठीक है कि नहीं, वेक्टर ए के साथ, तो मान के चलो कहीं वेक्टर ए इसी प्लेन में इधर पड़ा हुआ है, देखो इसके साथ फिर से लोगे तो फिर इसी प्लेन में ये आ जाएगा, उसी के प्लेन में। इसलिए बोलते हैं वेक्टर आर जो है परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए होगा, वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होगा और बी और सी के प्लेन में होगा, बी और सी के प्लेन में होगा। तो बस खत्म करते हैं। बीटीपी एसटीपी इस वीडियो में हम टोटल देख लिए, क्या उसके प्रॉपर्टी है, यूजेस क्या है। ठीक है ना, बीटीपी उतना खास नहीं यूज होगा। ठीक है ना, एसटीपी का काफी अच्छा खासा क्वेश्चन आएगा,
पीटीपी हो सकता है कभी कभार पूछ देता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, एसटीपी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर खूब फोकस करो, जितना क्वेश्चन हो सके करो, है ना। और थोड़ा मोड़ा बस वेक्टर प्रोडक्ट का ये चीज़ देख लेना, जो फार्मूला वगैरह है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक। तो हम लोग क्या कर चुके हैं इस वीडियो में, कि इस वीडियो में हम क्या कर चुके हैं, जो भी हमारा है, क्या है भाई, जो भी हमारा है वेक्टर क्लास 12th का, ठीक है, क्लास 12th का वेक्टर है ना, वो कंप्लीट कर चुके हैं। और ये पार्ट आई थिंक 4th या 5th था वीडियो, है ना। ये कौन सा पार्ट है, ये पार्ट 5th है। तो 5 पार्ट लगे हैं, और तब जाके हमारा वेक्टर चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हुआ फाइनली, ठीक है। फाइनली हमारा वेक्टर चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट, ठीक है। तो कमेंट करो जो कुछ नेक्स्ट चैप्टर तुम्हें लगता है। वैसे हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लेकर आएंगे ना, क्योंकि वेक्टर भी काफ़ी क्या है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सबको पता है वेक्टर के बारे में, सबको पता है कि वेक्टर क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो अब तुम्हें क्या करना है इसमें, कि जितना क्वेश्चन तुम लगा सको वेक्टर में उतना लगाओ, डेट इज़ बेनिफिशियल, है ना। और बाकी एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन हो उसको कर लो, ठीक है। मिलते हैं जब नेक्स्ट चैप्टर जो लेकर आएंगे उसके अंदर में, तब तक के लिए बाय बाय।